मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस में आगे का पार्ट पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा एंथैल्पी में होने वाला वह परिवर्तन है जो किसी पदार्थ के अपने अवयवों से प्राकृतिक अवस्था में एक मोल पदार्थ बनने में होता है। इसे हम कहते हैं संभवन ऊष्मा। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed from its constituents in natural state is known as heat of formation. अब यदि यौगिक का निर्माण मानक अवस्थाओं में हो, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए, तो हम इसे कहते हैं मानक संभवन ऊष्मा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हम इसे डेल्टा एच एफ नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure, then it is termed as standard heat of formation, represented by delta HF naught. अब यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हम जानते हैं 1 मोल जल का बनाने के लिए हम आधा मोल ऑक्सीजन और 1 मोल हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं। 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen gas react to form water in the liquid state. हाइड्रोजन की नेचुरल अवस्था क्या है? गैस। ऑक्सीजन की नेचुरल अवस्था क्या है? गैस। जल की नेचुरल अवस्था क्या है? लिक्विड। तो जब 1 मोल जल लिक्विड फॉर्म में अपने अवयवों की प्राकृतिक अवस्थाओं से मिलकर बनता है, तो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। इसे हम डेल्टा एच एफ नॉट, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच एफ नॉट का मान है -285.83 किलो जूल। यानी जब हाइड्रोजन का 1 मोल और हाफ मोल ऑक्सीजन का मिलकर 1 मोल पानी बनाएंगे, तो -285.83 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। नेगेटिव साइन क्या बताता है? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसी तरीके से हाफ मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल क्लोरीन का गैसीय अवस्था में मिलकर क्या बनाते हैं? HCl गैसीय अवस्था में। इस केस में, इस रिएक्शन में डेल्टा एच एफ नॉट का मान है -92.31 किलो जूल। यानी 92.31 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होगी। हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित एंथैल्पी होती है। At every temperature and pressure, every substance have definite enthalpy. लेकिन इस एंथैल्पी के निरपेक्ष मान को ज्ञात करना कठिन है। It is difficult to calculate the absolute value of enthalpy. Hence, relative enthalpy is determined. इसलिए आपेक्षिक एंथैल्पी की गणना की जाती है। अब सापेक्ष या अपेक्षित एंथैल्पी ज्ञात करने के लिए
हम ये माना जाता है कि किसी भी स्वतंत्र तत्व की 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंथैल्पी शून्य होगी। आर्बिट्रली हम इसको क्या मान लेते हैं, शून्य के बराबर। फॉर दिस द एंथैल्पी ऑफ फ्री एलिमेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure is arbitrarily assumed to be 0। अब जब हम इसको शून्य मानते हैं किसी तत्व की एंथैल्पी को, तो मानक अवस्था में जो यौगिक की संभवन ऊष्मा होती है वो उस यौगिक की एंथैल्पी के बराबर होगी। Hence the value of enthalpy of the compound becomes equal to their standard heat of formation delta HF0। कैसे देखेंगे हम इसको, देखिए कार्बन सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन गैस स्टेट में अवस्था में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डेल्टा HF0 संभवन ऊष्मा का मान कितना, -393.51 किलो जूल। अब इस अभिक्रिया को यदि हम देखें तो डेल्टा HF0 किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1। H2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, माइनस H1 रिएक्टेंट की एंथैल्पी, यानी कार्बन सॉलिड की एंथैल्पी प्लस ऑक्सीजन गैस की एंथैल्पी। अब हम क्या देख रहे हैं, कार्बन सॉलिड की अवस्था में फ्री एलिमेंट स्वतंत्र तत्व, ऑक्सीजन गैस किस तरीके से फ्री एलिमेंट। तो कार्बन सॉलिड की एंथैल्पी कितनी होगी, 0 0, और ऑक्सीजन गैस की भी एंथैल्पी कितनी होगी, 0। इस तरीके से H1 का मान कितना हो जाएगा, 0। 0 + 0 = 0। अब इस अवस्था में क्या आ जाएगा, डेल्टा HF0 = H2, यानी डेल्टा HF0 कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी के बराबर होगी। डेल्टा HF0 कितना है, -393.51 किलो जूल। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी कितनी होगी, -393.51 किलो जूल। यही कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा भी है और यही कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी भी है, यानी किसी यौगिक की एंथैल्पी उसकी संभवन ऊष्मा के बराबर होती है। नेक्स्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के अंतर्गत एक प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप जानते हैं अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम ये भी जानते हैं कि अम्ल का ग्राम तुल्यांक क्षार के ग्राम तुल्यांक को पूरी तरीके से उदासीन करता है। इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा, मुक्त होने वाली ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram of base in dilute solution is known as heat of neutralization। तनु विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल किसी 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को पूरी तरीके से उदासीन करता है तो इस क्रिया में एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाता है। और
ये हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अर्थात उदासीनीकरण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल HCl, एक्वस। एक्वस मीन्स HCl का जलीय विलयन प्लस NaOH एक्वस जलीय विलयन, दोनों का एक एक मोल क्या बनाएगा? NaCl का एक्वस विलयन प्लस H2 लिक्विड। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 57.32 किलो जूल। अब इस अभिक्रिया में HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और NaOH क्या है? प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57.32 किलो जूल। चाहे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और चाहे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस हो। अब इसको समझने के लिए हमने माना कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है HA और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है BOH। बेस में OH आयन होगा और B पॉजिटिव आयन होगा, एसिड में H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो HA और BOH को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से आयनों में विभाजित हो जाएंगे। कैसे? HA देगा H प्लस एक्वस में और A माइनस एक्वस में जलीय विलयन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मान, आयनीकरण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से BOH देगा B प्लस जलीय विलयन प्लस OH माइनस जलीय विलयन। अब इनके मध्य अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? B प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। डेल्टा H का मान माइनस 57.32 किलो जूल है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि A प्लस और A माइनस और B प्लस आपस में तुरंत आकर्षित होकर लवण बना लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? H प्लस एक्वस जलीय और OH माइनस एक्वस को वाटर बनाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है या एंथैल्पी में परिवर्तन है डेल्टा H, उसका मान माइनस 57.32 किलो जूल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रिक एसिड लें एसिड के रूप में और NaOH लें बेस के रूप में तो क्या बनेगा? NaNO3 का जलीय विलयन और H2O लिक्विड। इसके केस में भी उदासीनीकरण ऊष्मा डेल्टा H का मान माइनस 57.28 किलो जूल आता है। कहने का मतलब है यदि अम्ल और क्षार दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो उदासीनीकरण ऊष्मा केवल H प्लस आयन और OH आयन के द्वारा मिलकर 1 मोल जल बनाने में एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगा और उसका मान लगभग 57 किलो जूल होता है। इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। यदि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान समान आता है। कितना? लगभग 57.32 किलो जूल। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन also defined as enthalpy change when 1 gram hydrogen ion and 1 gram OH ion combine to form 1 mole of water।
हम ये भी कह सकते हैं कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन आयन और 1 ग्राम OH आयन, 1 ग्राम तुल्यांक OH आयन आपस में मिलकर 1 मोल वाटर जल का निर्माण करते हैं तो एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। अब यदि एसिड दुर्बल है या क्षार दुर्बल है या दोनों ही दुर्बल है तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57.32 किलो जूल से कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? एक एग्जाम्पल देखते हैं। HCl प्लस NaOH, HCl का जलीय विलयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का जलीय विलयन क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2। इसमें डेल्टा H उदासीनीकरण ऊष्मा का मान है -51.46 किलो जूल। क्यों है? इसमें क्या है कि हमें HCl तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पहले से आयनीकृत है, लेकिन हमें NH4OH को NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में विभक्त करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है। अर्थात जो ऊष्मा मुक्त होती है H प्लस और OH नेगेटिव आयन के मिलने से, कितनी? 57.32 किलो जूल, उसमें से कुछ मात्रा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयनीकृत करने में या आयन में विभक्त करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसलिए इस प्रकार मुक्त हुई ऊष्मा का मान 57.32 से किलो जूल से कम आएगा। कितना? -51.46 किलो जूल। यहाँ जो माइनस लगा है उसका मतलब वैल्यू से नहीं है, वो केवल अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को प्रदर्शित कर रहा है। माइनस का मतलब है इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से यदि अम्ल दुर्बल है, CH3COOH का एक्वा सॉल्यूशन प्लस NaOH का एक्वा सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा? CH3COONA, सोडियम एसीटेट लवण का एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2O लिक्विड। इसके लिए भी डेल्टा H का मान है -53.23 किलो जूल, जो कि 57.32 किलो जूल से कम है। यहाँ भी कुछ ऊष्मा एसिटिक अम्ल को CH3COO नेगेटिव और H प्लस आयनों में विभक्त करने के काम आएगी। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं? यदि अम्ल और क्षार दोनों वीक हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH एक्वस जलीय विलयन प्लस NH4OH एक्वस, तो ये क्या बनेगा? अमोनियम फॉर्मेट HCOO NH4 एक्वस जलीय विलयन प्लस H2O लिक्विड। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? डेल्टा H का मान और भी कम है। कितना? -49.79 किलो जूल। क्यों है कि और ज़्यादा कम क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मिक एसिड को भी आयनों में बांटने के लिए, विभक्त करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अमोनियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में बांटने के लिए ऊष्मा देनी पड़ी। तो रिजल्टेंट ऊष्मा, परिणामी ऊष्मा का मान कम हो गया। माइनस से आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, केवल अपने को फिगर देखना है। 57.32 से कम होकर कितनी हो गई? 49.79 किलो जूल। माइनस का मतलब है ऊष्मा निकल रही है या अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, एंडोथर्मिक है। दिस इज अबाउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये था उदासीनीकरण की ऊष्मा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हीट ऑफ आयनाइजेशन, आयनीकरण की ऊष्मा। ये
भी एक प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मा है, जो किस चीज़ को दर्शाती है? आयनीकरण को दर्शाती है। इट रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of weak acid or weak base completely ionize in the solution is known as heat of ionization. यदि 1 मोल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार पूरी तरीके से विलयन में आयनीकृत होता है, यानी अपने अवयवी आयनों में विभाजित होता है, तो मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम आयनीकरण की ऊष्मा कहेंगे। या जब 1 मोल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार अपने अवयवी आयनों में पूरी तरीके से विभाजित होता है, तो इस स्थिति में एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन आयनीकरण ऊष्मा कहलाता है। और यदि कंडीशन मानक रखी जाए तो यह मानक आयनीकरण ऊष्मा कहलाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COOH एक्वस, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन, प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वस क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H2O लिक्विड। इस केस के लिए डेल्टा H का मान, अभिक्रिया ऊष्मा का मान कितना है? -55.23 किलो जूल। यानी इस अभिक्रिया में 55.23 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम इस अभिक्रिया को 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। इफ द इक्वेशन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप, कौन से 2 स्टेप में कर सकते हैं? सबसे पहले एसिटिक एसिड जो कि का जो जलीय विलयन एक्वस वो H प्लस एक्वस और CH3COO नेगेटिव एक्वस में विभाजित होता है। यहाँ हमने माना डेल्टा H अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन का मान कितना है? X किलो जूल। हमें नहीं पता कितना है, तो हमने क्या करा? मान लिया X। अब ये H प्लस एक्वस OH नेगेटिव एक्वस से मिलता है और क्या बनाता है? H2O लिक्विड। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा? CH3COOH एक्वस प्लस OH एक्वस, H प्लस एक्वस और H प्लस एक्वस कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H2O लिक्विड। और डेल्टा H निकालने के लिए भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो X प्लस माइनस 57.32 किलो जूल, यानी X माइनस 57.32 किलो जूल। ये अभिक्रिया और ऊपर वाली अभिक्रिया समान है, इसलिए डेल्टा H की जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस 55.23 बराबर इज इक्वल टू X माइनस 57.32 किलो जूल। सो X की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस 2.09 किलो जूल। X का मान कितना गया? 2.09 किलो जूल। X क्या है? X है एसिटिक अम्ल की आयनीकरण ऊष्मा, यानी एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि एसिटिक एसिड को H प्लस और CH3COO माइनस आयन में विभाजित करने पर, 1 मोल आयन में विभाजित करने पर देनी पड़ती है, प्लस 2.09 kg। यानी यदि हम एसिटिक एसिड के 1 मोल को 2.09 किलो जूल एनर्जी देंगे, तब वो
अपने अवयवी आयनों में H+ और CH3CO नेगेटिव में विभाजित होगा। ये था आपका आयनीकरण ऊर्जा। दिस इज अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन के नियम। ये जो ऊष्मा रसायन है ये कुछ नियमों पर आधारित है और ये नियम कहलाते हैं लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन के नियम। इसमें पहला नियम है लैवोसियर एंड लैप्लास लॉ। क्या है ये नियम? टू डिसोसिएट द सब्सटेंस इनटू इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स रिक्वायर same amount of energy that is obtained when the constituent elements are combined to form that substance. किसी सब्सटेंस के एक मोल को अवयवों में विभाजित करने के लिए उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ती है जितनी जब वो तत्व आपस में मिलकर उस यौगिक का निर्माण करते हैं तो हमें प्राप्त होती है। सेम कंडीशंस में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जितनी ऊर्जा यौगिक के निर्माण में प्राप्त होती है उतनी ही ऊर्जा उस यौगिक की समान मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का और हाफ मोल गैस क्लोरीन गैस का आपस में मिलकर 1 मोल HCl गैस बनाते हैं। इस अभिक्रिया में 92.31 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अब यदि हम इस HCl गैस को वापस पुनः इसके अवयवों में तोड़ेंगे, HCl गैस इज डिसोसिएटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स? हाफ H2, हाफ मोल H2 का गैस और हाफ मोल क्लोरीन गैस। तो अभिक्रिया ऊष्मा या वियोजन ऊष्मा का मान आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 92.31 किलो जूल, यानी समान मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि 1 मोल HCl बनाते समय किससे? आधा मोल हाइड्रोजन और आधा मोल क्लोरीन से। जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उतनी ही ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी यदि हम इस HCl को पुनः आधे मोल हाइड्रोजन गैस और आधे मोल क्लोरीन गैस में विघटित करना चाहते हैं तो। अर्थात ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। देखिए एक अनदर एग्जाम्पल, 1 मोल हाइड्रोजन गैस और हाफ मोल वाटर क्या बन रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन गैस, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस क्या बना रहे हैं? 1 मोल वाटर इन द लिक्विड स्टेट। डेल्टा H इज माइनस 285.83 किलो जूल, दैट इज 285.83 किलो जूल ऊष्मा लिबरेट होगी, उत्पन्न होगी। अब 1 मोल H2O लिक्विड को डिसोसिएट करना है, किसमें? 1 मोल हाइड्रोजन गैस एंड हाफ मोल ऑक्सीजन गैस। तो डेल्टा H का मान कितना है? प्लस 285.83 किलो जूल। यानी अब हमें इसको 2
285.83 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। यानी दोनों विपरीत अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान समान होता है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। जब यौगिक का संश्लेषण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और जब वियोजन कराया जाता है तो ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी वियोजन जो है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इस नियम को हम कहते हैं, इस नियम को हम क्या कहते हैं, लवोइजियर एंड लैप्लास का नियम, जो कि पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है। अब आता है दूसरा नियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। ये कहलाता है हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इसको 1840 में हैस ने प्रतिपादित किया था। ये नियम बताता है कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन एक से ज़्यादा पदों में एक से ज़्यादा प्रकार से संपन्न होता है, तो हर प्रक्रम में कुल अवशोषित की गई या उत्सर्जित की गई ऊष्मा का मान समान होता है, चाहे ये किसी भी प्रकार से क्यों नहीं किया जाए। अर्थात इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। If a chemical change takes place in one or more steps in two or more type of process, then the total heat evolved or absorbed in the whole process remains the same. It does not depend upon the nature of process. प्रक्रम पर निर्भर नहीं करते। हमने माना R किस में बदल रहा है, P में। रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। अब इस चेंज के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि R जो है डायरेक्ट P में बदल रहा है। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना है, डेल्टा H। दूसरा प्रक्रम है जिसमें R पहले A में बदलता है, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H1। फिर A B में बदलता है, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H2। और फिर B जो है वो प्रोडक्ट में बदलता है, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H3। अब हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम कहता है कि डेल्टा H का मान डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होगा। अर्थात चाहे ये प्रक्रम सिंगल स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, कुल परिवर्तन में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यदि ये बराबर नहीं होता तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं, या तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, या डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब हमने माना कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि डेल्टा H का मान ज़्यादा है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो P2R कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो हमने अगर R से P किस रास्ते से किया,
डेल्टा एच से डायरेक्ट, तो ऊष्मा की मात्रा मुक्त हुई। और P से B, B से A और A से R वापस आए। R पुनः अपनी स्थिति में आ गया, लेकिन ये मान कम है, यानी कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ, पूरे चक्रीय प्रक्रम के दौरान हमने ऊष्मा उत्पन्न कर ली। R पर पहले थे और अब भी पुनः R पर आ गए, लेकिन ऊष्मा उत्पन्न हो गई, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कदापि संभव नहीं है। यह हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच कभी भी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यदि हम कहें डेल्टा H कम है, तो हम R से P की तरफ गए, कम ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। P से B, B से A और A से पुनः R पर आए, तो ऊष्मा का शोषण ज़्यादा हुआ। इसका मतलब है ऊष्मा खर्च हो गई, ऊर्जा खर्च हो गई। ये भी संभव नहीं है। इसलिए ना तो ऊष्मा खर्च हो सकती है और ना ऊष्मा का निर्माण हो सकता है। इसलिए हम जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। The heat evolved or absorbed in a chemical process is the same whether the process takes place in one or several steps. If two or more chemical equations can be added together to produce overall equation, the sum of the enthalpy equals to the enthalpy change of overall reaction. अगर कई स्टेप हैं तो सारी स्टेप्स का एंथैल्पी चेंज का सम ओवरऑल एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम जानते हैं कि अमोनिया गैस और HCl गैस जलीय विलयन में घुलकर अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं और इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 159.51 किलो जूल है, यानी 159.51 किलो जूल अभिक्रिया जूल ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। अब ये अभिक्रिया हम दो तरीके से करा सकते हैं। फर्स्ट बात, पहला मार्ग है अमोनिया गैस को पानी में घोला तो क्या बन गया, अमोनिया एक्वस, अमोनिया का जलीय विलयन। इसमें डेल्टा H अभिक्रिया ऊष्मा का मान है माइनस 35.15 किलो जूल। फिर इसी तरीके से HCl गैस को भी पानी में घोला तो क्या बन गया, HCl एक्वस। यहाँ अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H का मान है माइनस 72.9 किलो जूल, मतलब इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा मुक्त होती है। अब एक्वस अमोनिया और एक्वस HCl मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड एक्वस विलयन बना रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H अभिक्रिया ऊष्मा का मान माइनस 51.46 किलो जूल है, यानी इन तीनों पदों में इतनी ऊष्मा मुक्त होती है। अब यदि हम इन तीनों को जोड़ लें, ऐड करें, तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी अमोनिया गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस, एक्वस प्लस एक्वस इज एक्वस इज इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड एक्वस। और डेल्टा H निकालने के लिए भी यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो माइनस 159.51 किलो जूल प्राप्त होगा। अब
इसी सेम अभिक्रिया को दूसरे पाथ से, दूसरे मार्ग से भी कराया जा सकता है। सेकेंड पाथ कैसे? पहले हम अमोनिया गैस और HCl गैस की अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H बराबर -176.15 किलो जूल। अब हम इस ठोस अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोल लें तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस। इसके लिए डेल्टा H का मान +16.32 किलो जूल। इसको अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। अब इन दोनों इक्वेशन को भी हम ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा NH3 गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस इज इक्वल टू NH4Cl एक्वस। डेल्टा H का मान आ रहा है -159.83 किलो जूल। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि फर्स्ट पाथ से अभिक्रिया ऊष्मा और सेकेंड पाथ से अभिक्रिया ऊष्मा आपस में बराबर हैं, यानी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स द सेम वेदर इट प्रोसीड्स इन डिफरेंट स्टेप्स एंड फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस। चाहे अभिक्रिया एक पद में हो, चाहे अनेक पदों में हो, चाहे किसी भी मार्ग से क्यों ना संपन्न हो, अभिक्रिया में कुल होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है या हमेशा इक्वल होता है। दिस इज अबाउट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। अब इस नियम के बहुत सारे उपयोग हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।